अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे, खुश-व-खुर्रम होंगे। चलिए आ जाते हैं हमारी कहानी पर बगैर ताख़ीर के, वक़्त ज़ाय किए बगैर। चलिए कहानी का नाम है मुरीद हवस और मलिक सफ़दर हयात साहब की ही डायरी से ली हुई है और हो सकता है आप लोगों ने पहले सुनी हो। तो जिन लोगों ने सुनी है तो प्लीज़ दिल हो तो सुनिए, नहीं हो तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है? चलिए। थाना अगरचा नया था, ताहम काम वही पुराना। सुबह व शाम जुराइम पेशा अफराद से वास्ता। चोरों, डकैतों और कातिलों की सरकूबी के लिए अफरा तफरी और भागम भाग। पकड़ धकड़ और जकड़ का अमल जारी। हथकड़ी, हवालात, कड़ी तफ्तीश, पर्चा, रिमांड, चालान, अदालत के चक्कर वगैरह। गुलाबी जाड़ा अपना रंग दिखा रहा था। दिन खुशगवार और रात अपने दामन में रेशमी ठंडक लेकर उतरती थी। माह अक्टूबर का इख्तिताम चल रहा था। एक सुहानी सुबह मैं थाने में बैठा रोजमर्रा के काम निपटा रहा था कि साथ वाले गांव से चंद लोग मुझसे मिलने आए। अपने साथ वो एक सनसनीखेज अजीब व गरीब खबर भी लाए थे। मैंने फौरन उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। वो तादाद में 3 थे। उनका ताल्लुक मौजा फरीदाबाद से था। मस्कुरा गांव मेरे थाने से मशरिकी सिमत में महज 1 मील के फासले पर मौजूद था। उन तीनों के चेहरों से हद दर्जा परेशानी टपक रही थी। मैं सीधा होकर बैठ गया और कदरे तेज आवाज में इस्तिफसार किया। क्या मसला है भाई? तुम लोगों के रंग क्यों उड़े हुए हैं? क्या तुमने कोई जीन भूत देख लिया है? मेरे सवाल पर उन्होंने एक दूसरे को उलझनज़दा नजरों से देखा। फिर उनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा, तो आपको पहले से पता है? किस चीज का पता है भाई? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जिन वाली बात का जी। उनमें से एक ने सहमे हुए अंदाज में कहा। मैंने तो तुम लोगों के चेहरों के तासुरात से ये नतीजा खस किया है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम सबके होश उड़े हुए और औसान खता हैं। क्या वाकई किसी जिन से तुम्हारा सामना हो गया है? हमारा नहीं जनाब, थैले का सामना हुआ है। उनमें से एक ने सरासीमा नजर से मुझे देखते हुए बताया। और उस जालिम जिन ने थैले को खत्म कर दिया है थानेदार साहब। हम इस वाक़े के बारे में आपको इत्तला देने आए हैं। दूसरे ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। तीसरा बोला, बेचारा थैला, कल ही तो उसकी शादी हुई थी। अपनी सुहागरात मनाने के बजाय वो मौत के मुंह में चला गया। जिन ने उसकी गर्दन का मनका तोड़ डाला है। थानेदार जी, ब्याह वाले घर में मातम हो रहा है। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं जनाब, एक ने मजबूत लहजे में कहा। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो चलकर खुद देख ले थैले की गर्दन टूटी हुई लाश को। ये थैला कौन है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। हम मरने वाले दूल्हे की बात कर रहे हैं सरकार। मुझे बताया गया इसका असल नाम तुफैल है, लेकिन सब उसे थैला कहते हैं। थैला वर्का वाला, वो लोग चांदी के वर्क कुटने का काम करते हैं। इत्तला कुनंदगान ने मुझे ऐसी नाकाबिले यकीन और तहय्युर आमेज कहानी सुनाई थी कि मैंने कांस्टेबल यासिर को अपने साथ लिया और जाए वकवा की जानिब रवाना हो गया। ऐसे मामलात में ताखीर की गुंजाइश नहीं होती। मेरी पेशा-वराना ज़िंदगी हर नौइयत के वाक़या से भरी पड़ी है। दौरान तफ्तीश में बाज़ केसेस के हवाले से ये भी सुनने में आया कि ये किसी जीन, भूत या चुड़ैल का किया धरा है। लेकिन सच्ची बात ये है कि मुझे किसी भी केस में ऐसी चीज़ों का कहीं पर भी अमल दखल नज़र नहीं आया। ये भी हो सकता है कि मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा महदूद हो। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। ऐसे हर पुरस्रार वाक़ये के पीछे मुझे तो एक शातिर मुजरिम ही छुपा मिला था। बहरहाल देखना ये था कि यहाँ पर क्या मामला है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया कि मौज़ा फरीदाबाद मेरे थाने से महज 1 मील की दूरी पर मशरिक में वाक़ था। ये एक मुतवस्सित गाँव था जिसकी आबादी लगभग 500 नफूस पर मुश्तमिल थे। यानी कमोबेश 100 सवा सौ मकानात का देहात। मैं रास्ते भर मुतवफ़्फ़ी दूल्हा के बारे में सोचता रहा। मुबैना तौर पर ये किसी शरीर जिन ने किसी की गर्दन का कड़ा निकाल दिया था और इस बदनसीब को मौत के मुंह में ढकेल दिया था, वो भी शब ज़ुफ़ाफ में। हमारा तांगा जल्द ही फरीदाबाद पहुंच गया। शफीक वर्का वाले का घर गांव के एक गली के आखिरी किनारे पर वाक़ था। तुफैल उर्फ थैला उसी शफीक का बेटा था। वो लोग चांदी के वर्क कूटने का काम करते थे, इसीलिए गांव में वर्का वाले मशहूर थे। आप सबने मिठाई और मुख्तलिफ हलवा जात पर चांदी के बारीक वर्क लगे हुए देखे होंगे।
चांदी की नन्ही मुन्नी पतली नुमा डलियों को चौबे हथौड़े के मदद से कूट कूट कर एक पतली और बारीक शक्ल में ढाला जाता है। ये खासा मेहनत तलब काम है। मुझे उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां तुफैल की लाश पड़ी हुई थी। मस्कुरा कमरे में आमद और शुद्ध के दो रास्ते थे। एक दरवाजा घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बरामदे की जानिब खुलता था और दूसरा बाहर की जानिब था। ये मकान चूंकि गली के आखिरी में वाक़ था, लिहाजा मुतवफ़्फ़ी के कमरे का जो दरवाजा बाहर की जानिब खुलता था, उसके आगे खेत थे। तुफैल उर्फ थैला की लाश एक चारपाई के ऊपर पड़ी थी। मैं रुकू के बल झुककर लाश का मुआयना करने लगा। तुफैल की उम्र 20-25 के दरमियान रही होगी। वो फरबा बदन का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था। उसका कद मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 फीट 2 इंच रहा होगा। वो इस वक्त तहबंद और कुर्ते में मलबूस था और उसकी सेहतमंद गर्दन एक जानिब को मुड़ी हुई थी। इस अम्र में कतन किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि तुफैल की रूह कफ से अंसरी से परवास कर चुकी थी। मैंने मुतवफ़्फ़ी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई चोट या जख्म का निशान नहीं दिखाई दिया। मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि तुफैल की मौत उसकी गर्दन का मनका टूटने से वाक़ हुई थी। वो जिंदगी भर चांदी के वर्क कूटता आया था। पता नहीं किस बेजुबान नकरई वर्क की आह ने उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया था। कमरे में कुल 2 चारपाइयां थी। एक तो वही जिस पर तुफैल मुर्दा हालत में गर्दन एक तरफ ढुलकाए बेहिस व हरकत पड़ा था, और दूसरी चारपाई दर हकीकत एक रानगा रंगीन पायों वाली पलंग था। उस पर तुफैल मरहूम की दुल्हन की भी सजाई गई थी। मैंने तुफैल की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसके बाप से इस्तिफसार किया, क्या तुम्हारा बेटा इसी चारपाई पर मुर्दा पाया गया था? शफीक अहमद मेरे नजदीक ही खड़ा था। उसने गमजदा लहजे में मेरे सवाल का जवाब देते हुए फर्श की जानिब इशारा करते हुए बताया, थैला वहां पड़ा था जी, बाद में उसे उठाकर चारपाई पर डाला गया है। थाने आने वाले बंदों ने मुझे बताया है कि किसी ने तुम्हारे बेटे की जान ले ली है, किसी जिन ने। मैंने शफ, मैंने शफीक की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम भी ऐसा समझते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है थानेदार साहब, वो रूहान सी आवाज में बोला। इस कमरे में सिर्फ थैला और उसकी नई नवेली दुल्हन ही थी। मोना भला थैला की गर्दन कैसे तोड़ सकती है? मोना? मैंने सवालिया नजर से शफीक की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारा मतलब है तुफैल की दुल्हन? जी, वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी बहू का नाम मैमूना है, मगर सब उसे मोना कहते हैं। मैं कमरे के उस दरवाजे के पास पहुंचा जो खेतों वाली सिमत में खुलता था। मज़कूरा दरवाजे को खोलकर मैंने दूर तक नजर दौड़ाई। ताहद्दी निगाह मुझे खेत ही खेत दिखाई दिए। मैं दरवाजा बंद करके वापस शफीक के पास आया और टटोलने वाले अंदाज में पूछा, तुमने मुझे बताया है कि गुज़िश्ता रात इस कमरे में मोना और तुफैल के सिवा और कोई नहीं था। तुम्हारा ये कहना है कि मोना तुफैल की गर्दन तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन तुम्हारे बेटे की गर्दन का मनका टूटने से ही मौत वाक़ई हुई है, जबकि कोई तीसरा यहाँ मौजूद ही नहीं था। फिर तुफैल को किसने मौत के घाट उतारा? मेरे तेज इस्तफसार के जवाब में वो जल्दी से बोला, इससे तो जनाब यही लगता है कि थैला की मौत का जिम्मेदार कोई खबीस जिन ही है। इस शरीर हवा की मखलूक को खिड़कियों दरवाजों से गुजरने की जरूरत पेश नहीं आती। मेरी बात ध्यान से सुनो शफीक, मैंने सच्चाई तक रसाई हासिल करने की गर्ज से उसकी आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा, मैं जिन परी, भूत प्रेत और चुड़ैलों वगैरह के वाकयात को किस्से कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। अगर तुम्हारा यकीन इस बात पर है कि तुफैल की जान किसी जीन ने ली है, तो मुझे बताओ उस जिन की तुफैल से क्या दुश्मनी थी? आखिर तुम्हारे बेटे ने उस शैतान जिन का क्या बिगाड़ा था? मैं बताती हूँ आपको थानेदार साहब, एक नुस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई। मैंने एक झटके से पलटकर देखा तो कमरे के अंदरूनी दरवाजे में मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी। शफीक ने मस्कुरा औरत से मुखातिब होते हुए बरहमी भरे अंदाज में कहा, रहमते, मैं बात कर रहा हूँ, तुम जाओ दूसरे कमरे में, वहां मोना अकेली बैठी हुई है। उस मनहूस को क्या होना है? रहमत बीबी ने उर्फ रहमते हाथ नचाकर अजीब से लहजे में बोली, उसका जिन तो अपना काम करके चला गया, मेरा जवान बेटा कुर्बानी के बकरी की तरह अपनी जान से गया। हाय, मैं किससे फरियाद करूं? शफीक की घरवाली रहमत बीबी ने अपने बयान में चंद ऐसी बातें की थी जिनसे मुझे चौंकने और सोचने पर मजबूर होना पड़ा। मनहूस मोना, मोना का जिन, कुर्बानी का बकरा तुफैल, वगैरह वगैरह।
मैं हूं ना तुम्हारी फरियाद सुनने वाला, मैंने रहमत बीबी की तरफ देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा। मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम तुफैल की पुरस्रार मौत के बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी, वो गर्दन को अजबाती जंबिश देते हुए बोली। मगर किसी को मेरी बात का यकीन ही नहीं आता। अगर तुम्हारी कहानी में मुझे कोई ठोस हकीकत नजर आई तो मैं उस पर जरूर यकीन करूंगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं इस कमरे के मामलात को निपटा लूं, फिर तुमसे तफसीली बात करता हूँ। वो ठीक है जी कहते हुए वहां से चली गई। थानेदार साहब, रहमत के जाने के बाद शफीक ने राजदाराना अंदाज में कहा, मोना के गांव में एक बात मशहूर है कि उस पर कोई जिन आशिक है। रहमत का उसी जिन की तरफ इशारा है। वो थैला की मोना से शादी पर राजी नहीं थी, इसीलिए वो सारा इल्जाम मोना पर डाल रही है। उसके ख्याल में जो जिन मोना पर आशिक है उसी ने थैला की जान ली है। जब मोना के आशिक जिन वाली कहानी से तुम लोग वाकिफ थे तो फिर तुफैल की शादी वहां पर क्यों की? मैंने सवाल किया। ये शादी मेरी जिद की वजह से हुई थी थानेदार साहब, वो नदामत भरे लहजे में बोला। और इसके दो बड़े असबाब हैं। मैं वो असबाब जानना चाहता हूँ, मैंने कहा। मोना के बाप अकरमुल्लाह से मेरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उसने बताया। वो शदीद बीमार है। उसके जिगर ने काम करना छोड़ दिया है। 1 साल पहले मोना की माँ शाहिदा का इंतकाल हो गया था और उसकी मौत का सबब भी खराबी जिगर ही था। मोना का कोई भाई बहन नहीं है। वो बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ बैठा है। उसने अपनी आंसू भरी आंखों के साथ मुझसे मिन्नत की थी कि मैं उसकी इकलौती बेटी मोना को अपने घर की बहू बना लूं। मेरा थैला शादी के काबिल हो चुका था। मैं इकरामुल्लाह की दम तोड़ती हुई ख्वाहिश को रद्द न कर सका। ये तो है पहला सबब इस शादी का, थानेदार साहब। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। और दूसरा सबब यह है कि मुझे मोना की जिन वाली कहानी पर कभी यकीन नहीं आया था, लेकिन उसने एक झुरझुरी ली, फिर सरासीमा लहजे में इजाफा करते हुए कहा, पिछली रात इस कमरे में जो अंदोहनाक वाकया पेश आया है, इससे तो यही लगता है कि मैं गलत था। मोना के साथ वाकई जिन वाला मामला है। मेरे जी में तो यही आया कि ऐसी सोच रखने के लिए मैं शफीक की अकल पर मातम करूं, मगर ये ऐसा मौका नहीं था। वो बेचारा खुद अपने जवान बेटे की लर्जा खेज मौत पर मातम कुना था। मैंने रसान भरे लहजे में पूछा, तुम लोगों को कब और कैसे पता चला कि तुफैल के साथ कोई जानलेवा हादसा पेश आ गया है? वो आधी रात के बाद का वक्त था साहब, शफीक अहमद ने भराई हुई आवाज में बताया। मैं, रहमतें और जरीना दूसरे कमरे में सो रहे थे। अचानक एक चीख ने हमारी नींद को तार तार कर दिया। वो चीख बराबर वाले कमरे से आ रही थी जहां थैला और मोना अपनी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज करने वाले थे। मेरा मतलब है इसी कमरे से। उसने जरा देर को रुककर मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी बात मेरे पल्ले पड़ी या नहीं। मैंने सर को इस्बाती जुम्बिश दी और कहा, हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, तुम अपना बयान जारी रखो। मेरी 13 साला बेटी जरीना ने कहा, ये तो भाभी मोना की चीख है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। रहमते ने भी जरीना के अंदाज की तस्दीक कर दी। और फिर हम तीनों अपने कमरे से निकलकर थैला और मोना वाले कमरे का दरवाजा पीटने लगे। मोना ने दरवाजे की कुंडी खोली और फर्श की जानिब इशारा करते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, पता नहीं थैला को क्या हो गया है। ये उछल कर बिस्तर से नीचे गिरा है और और कुछ बोल नहीं रहा है। खुदा जाने से क्या हो गया है। ठीक है शफीक, मैं मोना और तुम्हारी घरवाली से पूछताछ करने के बाद तुमसे दोबारा बात करूंगा, मैंने रसान भरे अंदाज में कहा। मुझे बताओ, पिछली रात से लेकर अब तक इस कमरे में कितने लोग आ जा चुके हैं? मेरा ये सवाल आसानी से समझ में ना बैठा तो मैंने वजाहत कर दी। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, मोना और थैला तो पहले से ही इस कमरे में मौजूद थे। जब हमने मोना के चीखने की आवाज सुनी तो मैंने और रहमतें कमरे के दरवाजे पर पहुंचे थे। मोना ने हमारे जोरदार दस्तक पर दरवाजा खोला तो हम दोनों कमरे में दाखिल हुए थे। और तुम्हारी बेटी जरीना? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर पहले तुमने ही मुझे बताया था कि इस कमरे से उभरने वाली चीख को सुनकर तुम तीनों ने अपने कमरे से निकलकर इस कमरे का दरवाजा पीट डाला था। बेशक हम तीनों ही इस दरवाजे पर पहुंचे थे। वो जाए वको वाले कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। लेकिन जरीना को हमने कमरे में दाखिल होने से रोक दिया था। हम नहीं जानते थे कि मोना और थैला किस हालत में होंगे। उनके बदन पर लिबास होगा भी या
बस ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। इसकी वज़ाहत मुकम्मल होने से पहले ही मैं बोल उठा। मुझे बताओ तुम मियाँ बीवी के अलावा और कौन इस कमरे में आया था? और वो पुरसोच अंदाज में बोला, हमारे दाएं और बाएं वाले पड़ोसी जिन्होंने थैला की लाश को फर्श से उठाकर चारपाई पर डाला था, या फिर आप दोनों आए हैं अभी? शफीक से पूछताछ के दौरान में मैंने अपनी जेब के अंदर से डायरी और कलम निकाल लिया था और जरूरी नुकात नोट करता जा रहा था। शफीक खामोश हुआ तो मैंने पूछा, तुमने जिन दो पड़ोसियों का जिक्र किया है उनके नाम क्या है? गुलाम हुसैन और लियाकत अली, उसने जवाब दिया। जो तीन बंदे आपको इस आने की इत्तला देने थाने गए थे, इन्हीं में दो यही पड़ोसी थे। मैंने गुलाम हुसैन और लियाकत अली के नाम डायरी में दर्ज करने के बाद शफीक से कहा, तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाओ, मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुम सबके बयानात लेता हूँ। जी ठीक है, वो फर्माबरदारी से बोला। वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने कहा, गुलाम हुसैन और लियाकत अली को भी अपने घर में बुला लो, मैं उन दोनों से भी चंद सवालात करना चाहूंगा। जो आपका हुक्म थानेदार साहब, वो अजबात में सर हिलाते हुए बोला और कमरे से बाहर निकल गया। अब तक जो सूरत-ए-हाल सामने आई थी, उसकी रोशनी में तुफैल उर्फ थैला के लिए मुतवफ़्फ़ी या मरहूम के बजाय मक़तूल का लफ्ज़ ज़्यादा मौज़ू मुनासिब महसूस होता था। इस अम्र में कोई शक नहीं था कि थैला को गर्दन तोड़कर हलाक किया गया था। यानी ये एक सीधी-सीधी कत्ल की वारदात थी। थैला का कातिल वाक़अतन कोई जिन था या हकीकतन कोई इंसान, मुझे यही खोज लगाना थी और ज़ाहिर है इस मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी खोजी के तजुर्बे और मुशाहिदे से इस्तेफादा करना भी ज़रूरी था। मैंने कांस्टेबल यासिर की मदद से मौके की कार्रवाई को मुकम्मल किया। जाए वक़्वा पर मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे ज़ाहिर होता कि दूल्हा और दुल्हन के मिलन की होशरुबा सुनहरी घड़ियों में कोई तीसरा नक़ब लगाने आ गया होगा। मैंने थैला की लाश को कांस्टेबल यासिर की निगरानी में सरकारी अस्पताल भिजवा दिया ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मदद से उस जिन्नाती कार्रवाई की उक़्दा कुशाई की जा सके। जाए वारदात की हैसियत के हामिल उस कमरे के दोनों दरवाजों पर मैंने सरकारी ताले डालने के बाद मकतूल के बाप से कहा, शफीक, इन तालों को कोई खोलने या तोड़ने की कोशिश ना करे, वरना मैं तुम्हारे बेटे के कातिल को पकड़ नहीं सकूंगा। समझ गया सरकार, वो जल्दी से बोला, फिर हिचकिचाहट भरे लहजे में पूछ बैठा, क्या आप जिन्नात वगैरह को भी गिरफ्तार कर सकते हैं? क्यों नहीं? मैंने उसकी सोच की तस्कीन की खातिर कहा। मैं सिर्फ थानेदार नहीं हूँ, बल्कि मैंने अमलियात वगैरह का इल्म भी हासिल कर रखा है। मुजरिम कोई इंसान हो या फिर कोई हवाई मखलूक, वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। उसकी आंखों में हैरत आमेज खौफ साफ झलक रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए तशफ़्फ़ी भरे लहजे में कहा, फ़िक्र नहीं करो शफ़ीक, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। जिसने भी तुफ़ैल को हलाक किया है, वो बहुत जल्द आहनी सलाखों के पीछे होगा। जवाब में उसकी आंखें फिर बरस पड़ी। आइंदा 1 घंटे में मैंने 3 अहम काम निपटा डाले। अव्वल, थैला के घर का तफसीली जायज़ा। दुव्वम, मोना और रहमत बीबी के बयानात। सुवम, उन तमाम अफराद के पाँव के खाके जो मकतूल के कमरे में गए थे। ये खाके कोई तस्वीर कशी का आला शाहकार नहीं थे। एक मोची अपने किसी गाहक के जूते का साइज लेने के लिए जैसे गत्ते पर उसके पाँव को रखकर पेंसिल या पेन की मदद से एक बाउंड्री लाइन खींच लेता है, मज़कूरा खाके भी बिल्कुल वैसे ही आउटलाइन थे। बाद-ए-अज़ा मैंने अपने और कांस्टेबल यासिर के पाँव के खाके भी उन खाका जात में शामिल कर लिए थे, ताकि तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ाने में आसानी हो। शफीक वर्का वाले का घर लगभग 8 मरले कता अराजी पर तामीर शुदा था। कराची के बासी इस मकान के रुकबे को 240 गज तस्वुर कर ले। मकान के पिछले हिस्से में 3 कमरे बने हुए थे, जिनके आगे बरामदा भी नजर आ रहा था। 2 कमरे एक जैसी पैमाइश के थे, जबकि तीसरा कमरा निस्बतन बड़ा और मुस्ततिल शक्ल का था। इस लंबूतरे कमरे में शफीक, रहमते और मकतूल थैला के लिए मखसूस बैठने की जगह थी, जहां बैठकर वो तीनों दिन भर 24 हथौड़ी की मदद से चांदी के वरक कूटा करते थे। मकानियत के लिहाज से ये मुस्ततिल कमरा बाकी 2 कमरों के पहलू में वाक़ था। उसके साथ वाले यानी दरमियानी कमरे में उस वक्त दुल्हन मौना मौजूद थी, जबकि तीसरा और आखिरी कमरा वही था जो जाए वक़्वा की हैसियत इख्तियार कर चुका था। घर का बाकी हिस्सा एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था, जिसमें 3-4 सायेदार दरख्त भी लगे हुए थे। ये घर खुली फिजा का हामिल था,
क्योंकि प्लॉट का आधे हिस्से ज़्यादा हिस्सा सहन के लिए खाली छोड़ दिया गया था। मकान के तफसीली मुआयने के बाद मैंने सबसे पहले मकतूल की वालदा रहमत बीबी उर्फ रहमते की बिप्ता सुनी। रहमते ने ज्यादातर उन्हीं बातों को दोहराया जो शफीक की जुबानी मुझे मालूम हो चुकी थी। ताहम मैंने अपनी तवज्जो कम नहीं की क्योंकि वो एक दुखी माँ थी। उसने अपने जवान जहान बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। आप माने या ना माने लेकिन सच यही है कि थैला की मौत का जिम्मेदार मोना का जिन ही है, उसने भराई हुई आवाज में कहा। वो मरदूद जिन मोना की कहीं भी शादी नहीं होने देगा। पहले भी उस जिन ने काफी गड़बड़ की है। रहमते के आखिरी अल्फाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा, तुम किस गड़बड़ की बात कर रही हो रहमते? 2 साल पहले मोना की माँ शाहिदा ने उसकी शादी की कोशिश शुरू की तो उसका जिगर खराब हो गया। वो राजदाराना अंदाज में बोली, हर तरह का इलाज करके देख लिया मगर शाहिदा का मर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया और साल भर पहले वो मौत के मुंह में चली गई। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे ये अंदाजा कायम करने की कोशिश कर रही हो कि मैं उसकी बात पर यकीन कर रहा हूँ या नहीं। मैंने अपने चेहरे के तासुरात से उसे यही पैगाम दिया कि मैं उसकी बात पूरी तवज्जो और संजीदगी से न सिर्फ सुन रहा हूँ बल्कि उसकी बातें मेरी समझ में भी आ रही हैं। शायदा तो इस दुनिया से चली गई मगर उसके घर वाले को जिन वाली बात पर यकीन नहीं आया। वो एक गहरी सांस खारिज करने के बाद अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोली, इकरामुल्लाह ने जैसे ही बेटी की शादी के बारे में सोचा उसका जिगर भी खराब हो गया। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार मोना का जिन ही है। ना ही उसे इस बात का यकीन था कि अब उसके जिगर को ख़राब करने वाला भी वही आशिक जिन है। मोना की जिन वाली कहानी पूरे फैज़ नगर में मशहूर है। सुना आपने थानेदार साहब? अगर आपको मेरे कहे पर भरोसा नहीं हो रहा है तो खुद फैज़ नगर जाकर मालूम कर ले। रहमते, अगर तुम मुझसे ये ना भी कहती तो भी मैं फैज़ नगर का तफसीली दौरा करने का इरादा कर चुका हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारी बहू पर आशिक होने वाले जिन ने मेरे रगो पे में अफरा तफरी मचा रखी है। जब तक मैं उस नालायक जिन को गिरफ्तार नहीं कर लूँगा मुझे सुकून हासिल नहीं होगा। इस हरामखोर की तलाश में फैज़ नगर क्या मैं कोहे काफ तक भी चला जाऊँगा। वो शक आलूद नज़र से मुझे देखने लगी। उसके कुछ बोलने से पहले मैंने हौसला अफजाई करने वाले अंदाज में कहा, रहमते, तुम बहुत अहम बात कर रही थी, अपना बयान जारी रखो। थानेदार साहब, मैंने आपको बताया है ना कि उधर फैज़ नगर में कोई मोना से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वह इत्मीनान भरे लहजे में बोली, सब उसके जिन की वजह से डरे सहमे हुए थे मगर इकरामुल्लाह पर जैसे तो बेटी को जल्द अज जल्द ब्याहने का जुनून सवार था। जब फैज़ नगर में उसका काम न बना तो उसने थैला के बाप को घेर लिया। शफीक जैसा काट का उल्लू आसानी से जज्बाती झांसे में आ गया। इकरामुल्लाह ने चंद आंसू गिराकर शफीक को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो मोना की शादी थैला से करने के लिए तैयार हो जाए। मैं इस रिश्ते के हक़ में बिल्कुल नहीं थी थानेदार साहब, लेकिन शफीक ने मेरी एक नहीं सुनी और ये शादी हो गई जिसका नतीजा आपके सामने है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। उसका सदमा बिलाशुबा दिल खराश और जाकुना था। मैं उसकी ज़हनी कैफियत को बखूबी समझ और महसूस कर रहा था। उसके मजरूह जज्बात को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैंने कुरैद के अमल को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो तुम्हारे ख्याल में शाहिदा की मौत और इकरामुल्लाह की बीमारी और थैला को पेश आने वाले जानलेवा हादसे का सबब सिर्फ़ और सिर्फ मोना का आशिक जिन ही है? मैं तो यही समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो कदरे खफगी आमेज लहजे में बोली। बाकी आप खुद तफ्तीश कर लें। मैं तो तफ्तीश कर ही रहा हूँ रहमते, मैंने ठोस अंदाज में कहा। क्या तुम्हें ये मालूम है कि मोना के जिन का इंकशाफ कब और कैसे हुआ? मैं आपकी बात समझी नहीं जी। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। मेरा मतलब है, मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये कैसे पता चला कि कोई जिन इकरामुल्लाह की बेटी मैमुना उर्फ मोना पर आशिक हो गया है? ये तो शाहजी ने पता लगाया था थानेदार साहब, वो पुरवसूख लहजे में बोली। मैं पूछे बिना न रह सका, कौन शाहजी? किबला वहीद शाह साहब, उसने जवाब दिया। शाहजी बहुत पहुंची हुई हस्ती है थानेदार साहब। इधर फैज़ नगर में उनका आस्ताना भी है, आशियाना वहीदिया। तुम्हें तो शाहजी की बड़ी जानकारी है, मैंने रहमते की आंखों में देखते हुए कहा। लगता है तुम भी आस्ताना वहीदिया का चक्कर लगा चुकी हो। मेरी शाहजी से कभी मुलाकात नहीं हुई, वो जल्दी से बोली, लेकिन मैंने उनकी तारीफ बहुत सुनी है।
ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں نے الجھن زدہ سوچ کی اداکاری کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ ترنت مستفسر ہوئی۔ کون سی بات تھانے دار صاحب؟ شاہ جی کسی ڈاکٹر کے بجائے ٹیسٹ لیبارٹری کا کردار کیوں ادا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ لیبارٹری ٹیسٹ سے مرض کی تشخیص ہوتی ہے اور ڈاکٹر مرض کا علاج کرتا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ شاہ جی نے یہ تو پتہ لگا لیا کہ کوئی دل پھینک جن مونا پر عاشق ہو گیا ہے، لیکن مذکورہ بذات جن کو بھگانے کے سلسلے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کوئی بابا گیری تو نہ ہوئی؟ اس بارے میں بھلا میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو شاہ جی کو ہی پتا ہوگا تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں شاہ جی سے ضرور پوچھوں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی شکریہ، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ اور ہاں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رحمتیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تھیلا کے قاتل کو لا کر تمہارے قدموں میں پھینکوں گا، انشاءاللہ۔ اظہار تشکر کے طور پر اس کی اداس آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ رحمتیں سے میں نے 1 to 1 بات کی تھی، یعنی ہمارے آس پاس کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا۔ یہی طریقہ میں نے مونا کا بیان لینے کے لیے بھی اپنایا، لیکن اس سے گفتگو شروع کرنے میں مجھے کافی دقت کا سامنا ہوا، کیونکہ اس کا رونا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شفیق اور زرینہ کے تعاون سے بمشکل تمام میں مونا کو بولنے پر آمادہ کر سکا۔ اس حوالے سے رحمتیں نے میری کوئی مدد نہیں کی تھی۔ وہ مونا کو سخت ناپسند کرتی تھی، کیونکہ اس کی دانش میں مونا کے جن نے اس کے بیٹے کی جان لی تھی۔ بالفاظ دیگر مونا ہی تھیلا کی قاتل، اس کی موت کے ذمہ دار تھی۔ ساس اور بہو کے رشتے میں روز اول سے جو درار پڑ گئی تھی، اسے مٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور ایسی کسی کوشش کے لیے یہ وقت بھی موزوں نہیں تھا۔ مجھے جلد از جلد تھیلا کے قاتل تک پہنچنا تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دوں۔ شفیق نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ تمہاری چیخ سن کر نیند سے اٹھ گئے تھے۔ مونا بات کرنے کے قابل ہوئی تو میں نے استفسار کیا، مجھے بتاؤ پچھلی رات اس کمرے میں کیا ہوا تھا؟ تم نے ایسی بھیانک چیخ کیوں ماری تھی؟ شفیق کے بیان کے مطابق مونا نے انہیں بتایا تھا کہ تھیلا اچانک بستر کے اوپر سے اچھل کر نیچے کمرے میں فرش پر جا پڑا تھا، اور گرنے کے بعد ایک دم سے ہی بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ بادی النظر میں یہ بیان حلق سے نیچے اترنے والا نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مونا مجھے کیا بتاتی ہے۔ میرے سوال پر اس نے ٹٹولنے والی مگر متوحش نظر سے مجھے دیکھا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ مجھ پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مونا، اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گی تو میں تمہاری مدد کر سکوں گا۔ مونا کی عمر 20 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک سانولی سلونی اور انتہائی پرکشش لڑکی تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے مقناطیسی لہریں خارج ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا حسن ایک انوکھی اور لاجواب حیثیت کا حامل تھا۔ وہ قد میں تھیلا سے کم و بیش 5-6 انچ زیادہ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بوڑھے اور جوان کا دل دھڑک اٹھنا عین فطری رد عمل تھا۔ اگر واقعتاً کوئی جن مونا پر عاشق ہو گیا تھا تو اس گستاخی کے لیے اس جن کو مورد الزام ٹھہرانا کھلی ناانصافی ہوتی۔ المختصر تھیلا مونا کا پاسنگ بھی نہیں تھا، یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا تھانے دار صاحب۔ میرے سوال کے جواب میں وہ گلوگیر لہجے میں بولے، خدا کے لیے مجھے واپس ابا کے پاس بھیج دیں۔ میں نے تمہاری ساس کے تیور کو اچھی طرح بھانپ لیا ہے مونا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم اگر چاہو گی بھی تو وہ تمہیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گی۔ تمہیں جلد بدیر واپس تو جانا ہی ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مجھ سے تعاون کر کے میرا کام آسان بنا دو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرے سوالوں کے جواب دینا ہی ہوں گے۔ اگر یہاں تم زبان نہیں کھولو گی تو میں تمہارے پیچھے فیض نگر تک بھی جاؤں گا۔ میں اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ مجھے ہر صورت میں تھیلا کے قاتل تک پہنچنا ہے۔ یہ کام صرف تمہارے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تھیلا کن حالات سے گزر کر موت کے منہ میں گیا ہے، یہ تم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ تم اس حیرت انگیز اور پراسرار واقعے کی اکلوتی چشمدید گواہ ہو۔ میں نے مونا کی ذہنی کیفیت کو نارمل کرنے کے لیے کافی طویل تحمید باندھی تھی۔
इस दौरान में वो बार बार अपनी लंबी पलकें झपकाती रही थी। मैंने बात करते हुए अपनी निगाह उसके चेहरे के तासुरात पर जमाई हुई थी। मुझे उसकी आंखों में गाहे बगाहे इस्तेराब हिलकोरे लेता दिखाई दिया। मेरे अंदर से बार बार एक बेआवाज सदा उभरती रही थी कि मोना कुछ ऐसा ज़रूर जानती है जो थैला की नाकाबिले फ़हम मौत का राज फाश कर सकता है। आप मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हैं थानेदार साहब, बताइए। मेरे खामोश होने पर उसने इस्तेरारी अंदाज में कहा। पूछ तो मैं चुका हूँ मोना, लेकिन ऐसा लगता है तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सपाट लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उन लम्हात में वो मुझे न पाए रफ्तन न जाए मानदन ऐसी कैफियत में नजर आई। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में अपना सवाल दोहराया। मुझे बताओ, पिछली रात थैला के साथ क्या वाक़या पेश आया था? मैंने थैला के कहने पर लिबास तब्दील कर लिया था। वो थूक निगलकर अपना हलक तर्क करते हुए बोली। इस दौरान में थैला ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। फिर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर चौकन्ना नज़र से दरवाजे की जानिब देखने लगी, जैसे उसे डर हो कि कोई बाहर से अंदर आके उसकी बात सुन लेगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा कोई इस कमरे में कदम रखने की जुर्रत नहीं कर सकता। तुम बेधड़क बोलती जाओ। शादी के कपड़े तब्दील करने के बाद हम दोनों रांगले पलंग पर लेट गए थे। वो अपने जवाब को आगे बढ़ाते हुए बोली। उस वक्त थैला बहुत खुश था और अपनी खुशी के इजहार के लिए वो मुझे चूमना चाहता था, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। उसने एक मर्तबा फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो मुझे मुतजस्सिस अंदाज में इस्तिफसार करना पड़ा। थैला अपनी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर सका? थैला ने जैसे ही मुझे छूने की कोशिश की, उसके बदन को करंट सा लगा। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोली। उसके बाद वो पलंग से गज भर ऊपर उठा और फिजा में उड़ते हुए कमरे के फर्श पर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये भयानक मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। इस सूरत हाल मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। यूं लगता था जैसे किसी गैबी ताकत ने थैला को पलंग से उठाकर फर्श पर पटक दिया हो और नीचे गिरते ही उसकी जान निकल गई हो। तुमने जो बताया अगर बायन ऐसे ही पेश आया था तो इससे यही साबित होता है कि, मैंने मोना के चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए गंभीर अंदाज में कहा। उस गैबी ताकत का थैला का तुम्हें छूना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसीलिए उसने थैला को पलंग से उठाकर जमीन पर दे मारा और उसकी गर्दन का कड़ा निकालकर दूसरे जहां में रवाना कर दिया। ये बात मैंने मोना की जहनियत को देखते हुए की थी। जब उसने किसी गैबी ताकत का जिक्र किया तो मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो भी थैला की हलाकत का जिम्मेदार अपने आशिक जिन को ही समझ रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, वरना हम दोनों के सिवा तो कमरे में और कोई नहीं था। तुम भूल रही हो मोना, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए मायनी खेज अंदाज में कहा। गुज़िश्ता रात तुम्हारी सुहागी कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद था। कौन? वो इस तरह चौंक कर उछल पड़ी जैसे लफ्ज़ तीसरा ने उसे 11,000 वोल्ट का झटका दिया हो। नहीं थानेदार साहब, वो लुकनत ज़दा लहजे में सफाई पेश करते हुए बोली, बस हम दोनों ही थे कमरे में। पता नहीं आप किस तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं। इस दौरान में मैं मुसलसल मोना के चेहरे के तासुरात का जायज़ा भी ले रहा था। वो तासुरात मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे इस्तिफसारिया इजहार ने मोना को अंदर से हिलाकर रख दिया है। उसकी आंखें चुगली खा रही थी जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। ऐन मुमकिन है कि मोना का ये मशकूक रद्द अमल इस वाहिया सूरत हाल का नतीजा हो जिसमें वो घिरी हुई थी। मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ मोना, मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा। मेरा इशारा उस शरीर जिन की जानिब है जो तुम पर आशिक है और जिसने जोश रकाबत में थैला की गर्दन का मनका तोड़कर उसे ज़िंदगी की कैसे आज़ाद कर दिया है। मेरी ये राय उसकी सोच से लग्गा खाती थी। चुनांचा एक तवील गहरी और इत्मीनान बख्श सांस छोड़ने के बाद वो मोतदिल अंदाज में बोली, थानेदार साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ये कि वो आशिक जिन हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है? मैंने गैर महसूस अंदाज में तफ्तीशी अमल को जारी रखते हुए सवाल किया। शाहजी ने यही बताया था, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन मैंने कभी उसे देखा नहीं और ना ही कभी उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। पिछली रात मैंने पहली मर्तबा उसका गुस्सा देखा है। शाहजी बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, ये जिन कहीं भी मेरी शादी नहीं होने देगा।
کیا گزشتہ رات تم نے عاشق جن کا صرف غصہ ہی دیکھا ہے یا وہ خود تمہیں نظر بھی آیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ نہ جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جن تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا، میں نے تو بس تھیلا کو ہوا میں اڑتے اور فرش پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہ جی کہتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکی اور ایک بار پھر چوکنا انداز میں کمرے کے بند دروازے کو تکنے لگی۔ میں نے اس کے اطمینان کی خاطر تسلی آمیز انداز میں کہا، تمہیں کسی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے مونا، میں سب کو سنبھال لوں گا، تم اپنی بات مکمل کرو۔ مجھے بتاؤ شاہ جی جن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی کا کہنا ہے کہ وہ جن بہت ہی ڈراؤنی شکل کا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ وہ مجھے کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کی صورت دیکھ کر مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگوں۔ وہ مجھے کوئی تکلیف اور دکھ نہیں دینا چاہتا۔ یہ شاہ جی تو بہت ہی پہنچے ہوئے انسان لگتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جو جن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں نے دانستہ توقف کیا، پھر الجھن زدہ لہجے میں اضافہ کر دیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ شاہ جی کو فیض نگر اور آلے دو آلے کے تمام گاؤں دیہات کے لوگ مانتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ عقیدت بھرے انداز میں بولی۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ کی سمجھ میں کون سی بات نہیں آ رہی ہے؟ جب وہ یہ جان سکتے ہیں کہ تم پر کوئی جن عاشق ہے۔ میں نے رحمتے سے پوچھے گئے سوال کو بأنداز دیگر دہراتے ہوئے مونا سے کہا، بلکہ وہ اس عاشق جن کی شکل و صورت سے بھی واقف ہیں، تو پھر وہ تمہیں اس جن سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس قسم کی بات تو اماں نے بھی شاہ جی سے کی تھی، وہ معتدل انداز میں بولی، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ جن ان سے زیادہ طاقتور ہے، اسے پچھاڑنے اور بھگانے میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ضدی جن غصے میں آ کر انہیں شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ جی اس عاشق جن کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ خیر، اس موضوع پر میں کبھی شاہ جی سے ضرور بات کروں گا۔ مونا خالی نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اسے ضروری ہدایت دی اور کمرے سے باہر نکل کر آ گیا۔ گھر چھوڑنے سے قبل میں نے شفیق اور رحمتے سے بھی مختصر بات چیت کی تھی۔ وہاں اول آخر یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ مونا کے جن نے طیش میں آ کر تھیلا کی گردن توڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ سیانے کہتے ہیں، جب آپ رومن میں ہو تو وہی کرے جو رومن لوگ کرتے ہیں۔ میں نے بھی اس کہاوت کا احترام کرتے ہوئے اپنے اندر کے تھانے دار اور اس کے مبنی بر حقائق عزائم کو خفیہ رکھ کر سب پر یہی ظاہر کیا کہ مجھے جن والی کہانی پر یقین آ گیا ہے۔ طفیل عرف تھیلا کی موت 24 اور 25 اکتوبر کے درمیانی شب میں واقع ہوئی تھی، اور اس واقعے کی اطلاع مجھے 25 اکتوبر کی صبح دی گئی تھی۔ اس سے اگلے روز یعنی 26 اکتوبر کو میں نے کھوجی لطیف مغل کو تھانے بلا کر صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد 7 پاؤں کے خاکے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ ان 7 افراد کے پاؤں کے خاکے ہیں جو تھیلا کی موت واقع ہونے سے لے کر پولیس کی کارروائی شروع ہونے تک اس کمرے میں گئے تھے جہاں قتل کی یہ واردات ہوئی۔ میں نے اپنا اور کانسٹیبل یاسر کے پاؤں کا خاکہ بھی ان میں شامل کر دیا ہے، اور ہر خاکے پر متعلق شخص کا نام بھی لکھ دیا ہے تاکہ تمہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں آپ کی کارگزاری دیکھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ مذکورہ خاکہ جات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ میں کام شروع کر دیتا ہوں، آگے جو اللہ کی مرضی۔ انشاءاللہ میں کسی چھوٹے سائز کے پاؤں کا کھرا تلاش کر کے ہی دم لوں گا۔ اس کے آخری الفاظ نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چھوٹے سائز کا پاؤں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا چاچا؟ لطیف مغل کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم وہ ساٹھا پاٹھا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے برعکس اللہ کی شان دیکھو، تنکے میں جان دیکھو کی عملی شکل نظر آتا تھا۔ اس پر مستزاد اس کی صورت بالکل مرغے جیسی تھی۔ اکثر لوگ اسے چاچا ککڑ بھی کہا کرتے تھے، مگر مزے کی بات یہ تھی کہ خود کو ککڑ یعنی مرغ کہنے والوں سے وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا، جب میں ککڑ جیسا نظر آتا ہوں تو لوگ مجھے بندر تو نہیں کہیں گے، ککڑ ہی کہیں گے۔ آپ نے بتایا ہے نا کہ تھیلا کی گردن اس کی بیوی کے عاشق جن نے توڑی ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جنات چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، بالکل 8-10 سال کے بچوں کی مانند، اس لیے میں نے چھوٹے پاؤں کے کھرے کی بات کی ہے ملک صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ تھیلا کا قتل کسی جن نے کیا ہے، یہ میری نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی رائے ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں اور زمینی حقائق کو ذہن میں رکھ کر تفتیش کرتا ہوں۔
तो क्या आप जिन के वजूद से इनकार करते हैं? लतीफ़ मुग़ल ने अजीब सी नज़र से मुझे देखते हुए इस्तिफ़सार किया। जिन्नात का ज़िक्र तो कुरान मजीद में भी आया है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम और सच्चा कलाम है चाचा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। उसके एक एक लफ्ज़ बल्कि एक एक हर्फ हत्ता के एक एक ज़बर ज़ेर पेश को भी शक की नज़र से देखने वाला दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। यहाँ पर मसला जिन्नात के वजूद पर यकीन करने या न करने का नहीं है, बल्कि केस ये है कि क्या कोई जिन किसी खूबसूरत लड़की पर आशिक हो सकता है? क्या वो अपनी महबूबा की शादी में रुकावट डालने की ताकत रखता है? और क्या अगर उसकी महबूबा की शादी किसी से हो जाए तो वो अपनी महबूबा के होने वाले शौहर की गर्दन का कड़ा निकाल कर उसे इस दुनिया से रुखसत कर सकता है? मलिक साहब, आपने तो बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला। अब मुझे काम में लग जाना चाहिए, वरना कहीं आप मुझे भी उठाकर खड़ा न कर दें। काम से लगे रहना अच्छी बात है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात अपने जहन में ठीक से बैठाते जाना, ये नुक्ता तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। वो रुक गया और दिलचस्पी से मुझे देखते हुए बोला, मलिक साहब, आप उम्र में मुझसे आधे हैं मगर बातें पते की करते हैं। फरमाए जनाब। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर जो मखलूक़ात पैदा की हैं उनमें मालूम ज़िंदा चीज़ों के 3 बड़े ग्रोह हैं। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 जिन्नात और नंबर 3 जानवर। जानवरों में परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, हशरातुल अर्ज़ और हर किस्म की आबी मखलूक भी शामिल है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, कोई शय अच्छी लगना या कोई चीज़ पसंद आ जाना और फिर किसी से उनसियत पैदा हो जाना एक अलग और आम सी बात है, लेकिन जहाँ तक नर और मादा के इश्क का मामला है तो वो सिर्फ अपने ग्रोह के अंदर ही हो सकता है। यानी कि लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मर्द को एक औरत से ही इश्क हो सकता है और एक औरत को एक मर्द से। ये मुमकिन नहीं कि कोई जिन या कोई रीछ किसी खूबसूरत औरत पर आशिक हो जाए या कोई औरत किसी चीते या जिन या मगरमच्छ को दिल दे बैठे। अल्लाह ने जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मिलाप के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते बना रखे हैं जिन्हें तोड़ना मुमकिन नहीं। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। जी मलिक साहब, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मोना पर आशिक होने वाले थैला के कातिल जिन की कहानी पर यकीन नहीं रखते। इस केस के किनारे लगने तक तुम भी मेरे हम ख्याल हो जाओगे चाचा, मैंने मायनी खेज अंदाज में कहा। ऐसी कहानियाँ फिल्मों और नावलों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकत की दुनिया बड़ी शफ़ाफ़ और अमली है चाचा। ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसी कहानियों से बहुत दूर है। ये दुनिया बक़दरे कोशिश के उसूल पर काम करती है। तुम भी कोशिश करो कि जाए वक़्वा से थैला के कातिल का खुरा मिल जाए। उसके बाद ही मैं कोई बड़ा कदम उठा सकूँगा। एक बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ मुग़ल चाचा। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इज़्तिरारी लहजे में मुस्तफ़सिर हुआ। किस चीज़ की गारंटी मलिक साहब? इस बात की गारंटी कि मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि जाए वक़्वा पर तुम्हें किसी भी 8 से 10 साला बच्चे के पाँव का खुरा नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है कि मोना के आशिक जिन का खुरा, क्योंकि अगर किसी नामो नेहाद जिन के पाँव के निशानात ज़मीन पर सब्त हो सकते तो इसका ये मतलब हुआ कि इंसानी आँख उसे देख भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोना का बयान इस कमरे में किसी तीसरे की मौजूदगी की नफ़ी करता है। मोना झूठ भी तो बोल सकती है मलिक साहब। वो बेसाख्ता बोल उठा। मुमकिन है वो कोई ख़ास बात आपसे छुपाना चाहती हो। चाचा, मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। उसके रवैये से मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है, लेकिन अभी तक मैं इस फैसले पर नहीं पहुँच सका कि वो किस मामले पर पर्दापोशी कर रही है। कल ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसको कड़ी तफ्तीश से गुजारता। उसका इब्तिदाई बयान लेने के लिए मुझे काफ़ी सब्र से काम लेना पड़ा, क्योंकि उसका रोना धोना ही बंद नहीं हो रहा था। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक बोझल सांस खारिज की, फिर सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मैं बहुत जल्द मोना से एक तफसीली मुलाकात करूँगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर मैंने खोजी चाचा लतीफ़ मुग़ल को कांस्टेबल फ़ारूक के हमरा जाए वक़्वा की जानिब रवाना कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने वक़्वा वाले कमरे के दोनों दरवाज़े पर सरकारी ताले डाल दिए थे। इन तालों की चाबियाँ मैंने कांस्टेबल फ़ारूक को दे दी थीं, ताकि उन्हें अपना काम करने में कोई मुश्किल पेश ना आए।
مقتول تھیلا کی نئی نویلی بیوہ مونا سے میں نے جو گفتگو کی تھی اس کے دو پہلو اہمیت کے حامل تھے۔ پہلا، اس کے چہرے کا تغیر و تبدل۔ دوسرا، میرے سوالات کے بعض غیر منطقی اور ناقابل یقین جوابات۔ مونا کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حد درجہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی تھی۔ اس واقعے نے اس کے حواس کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ اسے فوراً اس کے ابا اکرام اللہ کے پاس بھیج دیا جائے۔ وہ اپنی سسرال میں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مونا کے چہرے کی تبدیلی اور اس کی بدلتی ہوئی حالت سے مجھے ایسا بھی لگا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی ایسی بات جس کا تعلق تھیلا کی پراسرار موت سے تھا۔ میں نے سرِ دست اس کے چہرے کے مد و زجر کو ایک طرف رکھ دیا اور اس کے ناقابل فہم جوابات پر غور کرنے لگا۔ اس کے جذباتی اتار چڑھاؤ کا بعد میں بھی تجزیہ کیا جا سکتا تھا۔ مونا نے مجھے بتایا تھا کہ تھیلا نے جیسے ہی اسے چومنے کا ارادہ کیا، اس کے بدن کو ایک خطرناک جھٹکا لگا تھا، جیسے اس نے بے دھیانی میں بجلی کے ہائی وولٹیج ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہوا میں اچھلا تھا اور پلنگ کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے کمرے کے فرش پر جا گرا تھا۔ پھر اسے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ زمین پر گرتے ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ مونا نے اس واقعے کے دوران میں کسی بندے و بشر کو اس کمرے میں نہیں دیکھا تھا۔ اگر کسی عاشق جن کو تھیلا کا قاتل تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ کہانی بڑی فٹ اور ہٹ تھی، مگر میں اور میرا تھانے دارانہ ذہن اس بات میں قطعاً سوچ نہیں پا رہے تھے۔ تھیلا کے ہوا میں بلند ہو جا کر دور گر جانے کے حوالے سے میرا ذہن ایک مخصوص دماغی مرض یعنی مرگی کی طرف جا رہا تھا۔ مرگی کے مریض کو جب فٹس کا دورہ پڑتا ہے تو وہ ایک جھٹکے سے اچھل کر یہاں سے وہاں جا کر گر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر مرگی کے دیگر علامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ پاؤں کا ایٹ جانا، منہ سے جھاگ اور گردن کا ایک طرف کو مڑ جانا۔ موجودہ کیس میں مقتول تھیلا کی گردن یقیناً ایک جانب کو مڑی ہوئی تھی، لیکن دیگر علامات مفقود تھیں۔ اس صورتحال میں اگر جن کی کہانی کو رد کر کے حسن ظن سے کام لیتے ہوئے تھیلا کو مرگی کا مریض مان لیا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ زمین پر گرتے ہی اس کی گردن کا مٹکا ٹوٹ جانے کے بعد فوری موت واقع ہو گئی، لہٰذا دیگر علامات کے ظاہر ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ تھیلا مرگی کا مریض ہو، اور یہ تصدیق اور تردید اس کے گھر والے ہی کر سکتے تھے۔ اس کہانی کو ہم یہاں پر روک دیتے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کر دوں گی، اور تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔